हाँ देखिए, जयगढ़ किले में हम लोग खड़े हैं। जयगढ़ किला काफी बड़ा है। ये किला करीब इसका जो रेडियस है वो 3 किलोमीटर का रेडियस है, 3 किलोमीटर बना हुआ है। इसके अंदर पानी के टैंक भी है, सैनिक भी रहते थे, इसमें तोप का कारखाना भी है और इसमें महल भी है, गार्डन भी है, काफी चीजें हैं। लेकिन फोर्ट का जो मेन अट्रैक्शन है जयगढ़ फोर्ट का, ये तोप है, इसका नाम जय बाण है। कई नाम जय से स्टार्ट है जयपुर में, जैसे जयपुर है, जयगढ़ है, जय बाण है, जंतर मंतर है, सारे नाम जय से स्टार्ट है। ये सारे जय सिंह ने बनवाए थे या रिनोवेशन करवाया था। ये जयगढ़ किला जय सिंह ने बनवाया नहीं था। जय सिंह तो 18वीं सेंचुरी में थी, ये किला तो 11वीं सेंचुरी में बन गया था। उस समय इसका नाम आमेर का किला था, क्योंकि आमेर एक शहर का नाम है, आमेर एक सिटी का नाम है। इसका नाम कभी अम्बानेर था, तो वो आमेर का महल था नीचे, जो आमेर फोर्ट बोलते हैं। ये आमेर का किला था, किला जहाँ पे आर्मी रहती थी, जहाँ पे पानी, खाना, गोला बारूद, खजाने का बड़ा स्टोर रखते थे, वो ये किला है। तो ये फोर्ट टॉप पे बना है, यहाँ पे रहने वाली आर्मी आमेर को प्रोटेक्ट करती थी। 800 साल तक इसका नाम आमेर का किला रहा है। 800 साल बाद जब राजा जय सिंह यहाँ के राजा थे, जिन्होंने जयपुर शहर बनाया था, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना के ट्रायल के लिए फायर किया। उस समय इसके धमाके, इसके वाइब्रेशन से फोर्ट में कई जगह क्रैक्स आ गए थे। उनके सारे फोर्ट को दोबारा से रिनोवेशन किया जय सिंह ने, और उसके बाद अपने ही नाम पे इसका नाम जयगढ़ रखा है। और ये जयबाण तोप अगर नहीं होती तो शायद अब आज हिंदुस्तान नाम का कोई कंट्री नहीं होता और हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं होता दुनिया के अंदर। क्योंकि ये तोप है, ये वो जय सिंह है जिन्होंने लास्ट में डूबते हुए सनातन को बचाया था। मैं आपको पूरी डिटेल में स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये जयबाण तोप राजा जय सिंह ने बनवाई थी, लेकिन तोप का आगमन बाबर के साथ इंडिया में हुआ था। सबसे पहले बाबर 1526 में यहाँ पे आया था, तोपे लेके आया था। मुगलों के संपर्क में राजा मान सिंह से अकबर ने आमेर आके समझौता किया। लंबे समय तक मुगलों के साथ रहे, लेकिन मुगल तोपों से इनको अलग रखते थे। तोपें कहाँ बनती है, कैसे बनाते, वो इनको टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते थे। लेकिन मान सिंह जो अकबर के चीफ कमांडर थे, अकबर ने उनकी ताकत से भयभीत होकर, क्योंकि मान सिंह अपने जीवन में लगभग 225 युद्ध किए थे और एक भी युद्ध में मान सिंह परास्त नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान की एक एक रियासतें मान सिंह जीती थी। मान सिंह की ताकत से अकबर भी भयभीत था। उसको डर था कि मान सिंह अगर मेरे खिलाफ हो गया तो हिंदुस्तान में मेरा टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों नहीं मान सिंह को या मरवा दूं या उनको कमजोर कर दूं। लड़के मान सिंह को हरा नहीं सकते थे, इसलिए मान सिंह को कमजोर करने के लिए अकबर ने प्लान किया कि अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए बोलते मान सिंह को, तो हो सकता है वहां पे या तो खत्म हो जाएगा या उसकी सेना लगभग खत्म हो जाएगी। क्योंकि अफगानिस्तान ऐसी कंट्री थी, वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पे दुनिया की कई बार सेना ने अटैक किया, लेकिन कोई भी सेना सक्सेस नहीं थी, यानी वापस ही नहीं आई। वहां पे काफी खूंखार कबीले थे। अफगानिस्तान 5 टुकड़ों में डिवाइड था उस समय, काबुल, कंधार, बलख, गजनी और तजा। वो 5 खूंखार कबीले थे, आदिवासी कबीले थे, ट्राइब्स थे, गुर्ला में माहिर थे। जो सेना वहां पे जाती थी उनको मार डालते थे। लेकिन मान सिंह ने अकबर के कहने पे वहां भी अटैक किया, उस को भी एक्सेप्ट किया। अटैक करने के बाद जो मान सिंह के सामने 5 राज्य के जो हेड थे, वो उनके सामने एक साथ आ गए, क्योंकि मान सिंह की ताकत से वो भी वाकिफ थे। क्योंकि साउथ पार्ट जो इंडिया का है, महाराष्ट्र जो साउथ के अंदर है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, वहां पे मुगल पठानों का, अफगानिस्तान के पठानों का कब्जा हो चुका था उड़ीसा के अंदर। मान सिंह ने उनको एक एक करके मार मार के खदेड़ा था, इसलिए मान सिंह की ताकत से उनको वो भी वाकिफ थे। मान सिंह ने जब वहां पे अटैक किया, कभी एक नहीं होने वाले 5 कबीले एक साथ हो गए। अफगानिस्तान के सारे स्टेट के बादशाह एक होने के बाद भी मान सिंह ने 5 को एक साथ परास्त किया। 5 को एक साथ परास्त करने के बाद उनके अलग अलग कलर के झंडे थे, वो 5 झंडे मिलाए और उस विक्ट्री की याद में अपना पचरंगा झंडा, जो 5 रंग का झंडा है ना सामने, ये तब से ये पचरंगा झंडा हुआ। उससे पहले इनका तो ये झंडा नहीं होता, इनको सफेद कलर का झंडा होता था, उसमें कचनार का पेड़ था और उगता हुआ सूरज था, वो झंडा इनका होता था। 400 साल पहले मान सिंह ने अफगानिस्तान को हराने के बाद अफगानिस्तान के बादशाहों के 5 झंडे मिला के और उस विक्ट्री की याद में अपना पचरंगा झंडा बनाया था। ये अफगानिस्तान की विजय की याद दिलाता है। और वहां पे काफी तोपों के कारखाने थे। 5 साल तक वहां पे अफगानिस्तान के अंदर मान सिंह रहे। 5 साल के अंदर उन्होंने जितने भी वहां पे तोपों के कारखाने, सारे कारखाने तोड़ दिए, सारे टूल आमेर पहुंचा। जयगढ़ किले के अंदर मुगलों से गुप्त कारखाना बनाया था, जो मुगलों से 4 गुना बड़ा था। एक साथ 4 तोपें उसमें बन सकती थी। अच्छा, वो कारखाना बनाया, लेकिन मुगलों को इसके बारे में पता नहीं था। और अफगानिस्तान को उन्होंने 5 साल तक वहां पे रखे, वहां पे काफी लूटा उन्होंने, क्योंकि अफगानियों ने हिंदुस्तान पे कई बार अटैक किया था। मोहम्मद गोरी, गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, सोमनाथ जैसे मंदिर को उन्होंने 14 बार उन्होंने लूटा था, 16 बार उससे उसको लूटा था। तो वो सारा खजाना लूट के वहां पे लगे थे। निर्दोष जनता को, आदमियों को मार डालते थे, उनको लूट लेते थे, औरतों को ले जाते थे, उनके साथ में दुष्कर्म करते थे। वहां पे जाके उनको कुछ दिनारों के अंदर बेच देते थे वो लोग। वो सारा खजाना मान सिंह ने
उन दैत्यों से छीन के इंडिया में पहुंचाया। उससे उन्होंने काफी किले में हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बनाए, तालाब बनाए, बावड़िया बनाए, किसानों के लिए नहरें निकाली, और बची हुई संपत्ति इस जयगढ़ किले के अंदर पानी के टैंक के नीचे छुपा रखी थी। अच्छा। उसमें साफ लिखा हुआ था, मानसिंह लिख के गए थे कि ये खजाना जो है हिंदुस्तान की उन जनता का है, गरीब जनता को जो लूट के वो देते वहां पे लेके गए थे। और मैं चाहता हूं कि ये खजाना, ये जो पैसा है, वापस उसी जनता के लिए काम है। अगर कभी दुर्भिक्ष पड़ता है तो उस समय ये खजाना निकाला जाए और इस पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए वो काम आ सके। अच्छा। लेकिन संयोग था कि 1976 में इमरजेंसी लगी थी। उस समय इस जयगढ़ किले के अंदर रेड डाली गई। सिटी पर जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है वहां पे डॉक्यूमेंट सारे उन्होंने हायर कर लिए और पानी का टैंक का पानी बाहर निकाल के वहां पे खुदाई की थी। खुदाई करने वाले ये बोलते हैं वहां पे कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ के जो लोग बोलते हैं वो सारा खजाना उसी के नीचे था, वो ले गए लेकिन डिक्लेयर नहीं किया। अगर डिक्लेयर करते तो उसको नेशनल अकाउंट में देना पड़ता। डिक्लेयर नहीं करने से सारा उनके जेब में गया। लेकिन उनका कहना था कि नहीं मिला, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट थे सब हायर कर लिए थे और सारे जो आई विटनेस थे उनको सबको शूट आउट करवा दिया था। अच्छा। अब ये खजाना मिला या नहीं मिला ये एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इनका कहना है बहुत बड़ा खजाना था, और जो खुदाई करने वाले हैं उनका कहना था वहां पे कुछ नहीं मिला। और वहां पे जो तोप के कारखाने के जो टूल थे वो आमेर पहुंचे। जयगढ़ के अंदर तोप का कारखाना बनाया और लगातार 5 जनरेशन में मुगलों के कमांड रहने के बाद जब औरंगजेब था, जिसको सब कुछ सोने की थाली में सजा हुआ मिल गया था, वो इतना कट्टर किस्म का आदमी था कि वो भूल गया था किस बैसाखी पे हम बादशाह बने थे, यानी किसके सहयोग से, किनकी ताकत की वजह से हम दिल्ली के बादशाह बने थे, उसको भूल गया। तो उसके आसपास ऐसे कट्टर लोग थे, उसके दिमाग में ये भर रखा था कि आपको अल्लाह ने इसलिए भेजा कि पूरे दुनिया को, इस धरती को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए, और शुरुआत आप हिंदुस्तान से करो। अच्छा। उनके बहकाव में आया और उसने कई टैक्स लाद दिए हिंदुस्तान की जनता के ऊपर। जजिया टैक्स, गजवा हिंद, धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश कर दिया। उसके बाद जयसिंह जो यहाँ के राजा थे, औरंगजेब को लेटर लेकर समझाने की कोशिश की कि बादशाह, आपके पूर्वजों और मेरे पूर्वजों के बारे में जो समझौता हुआ, बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें पहली ट्रेटी ये थी कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अच्छा। दूसरी ट्रेटी ये थी कि एक दूसरे का रिलीजन का सम्मान करेंगे, लेकिन आपने हमारे देश और धर्म दोनों पे एक साथ उंगली उठाई है, और हम क्षत्रिय, हमारा पहला कर्तव्य इस देश और धर्म की सुरक्षा करना है। अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। लेटर मिलते ही औरंगजेब ने जो मुगलों के हथियार इनके पास थे वो सारे हथियार आगरा मंगा लिए और जयसिंह को निहत्था कर लिया। लेकिन जयसिंह उससे कमजोर नहीं पड़ा। जयसिंह ने आमेर और जयगढ़ किले के चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर दीवार उसको चीज किया, उस कारखाने को चालू किया। 3 महीने में जयसिंह ने 600 तोपें वहां पे बनाई, जो छोटी तोपें होती थी, जिनको लड़ाई के मैदान में ले जा सकते थे, पहाड़ों के ऊपर उनको फिट कर सकते थे। और 3 महीने के अंदर एक तोप बनाई, लेकिन दुनिया की सबसे विशाल तोप, लेकिन मुगलों को पता ही नहीं चलने दिया। दुनिया की सबसे बड़ी तोप है ये, इंडिया एशिया की नहीं, आप गूगल ऑन करके देख लो, वर्ल्ड बिगेस्ट कहना नहीं है। इसको बनाया, इसको 50 टन वजन है, इसको लड़ाई में लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक एक पार्ट लाके यहाँ पे असेंबल किया। इसके लिए सबसे ऊंची जगह बनाई जहां पे ये रखी गई है, ये टॉप पॉइंट ऑफ फोर्ट का। एक एक पार्ट लाके यहाँ पे उसको असेंबल किया। ये साइड में वॉल जो है, ये साइड में वॉल और ऊपर वाला टीन शेड पहले नहीं थे, पूरी ओपन जगह थी ताकि दूर तक आने वाली दुश्मन को, सेना को वॉच कर सके और इसको 4 हाथियों से घुमा सके, क्योंकि 50 टन वजन आदमी से तो हिलती भी नहीं थी। ये घुमाने के लिए दोनों पहियों के बीच में, देखिए दोनों पहियों के बीच में रोलिंग पिन सिस्टम है। 2 हुक इसके पीछे बने हुए हैं, 2 आगे बना रखे हैं ताकि 4 हाथियों से उसको यहीं पे रोटेट कर सके। और असेंबल करने के बाद जब इसको ट्रायल के लिए फायर किया, इसकी जो बैरल है, ऊपर वाली बैरल जो 8 धातु की बनी है, वो बैरल आगे से उसमें होल है, उसमें पहले 100 किलो बारूद लोड किया। पहली बार जयसिंह ने बुलेट तैयार किए थे, उससे पहले दुनिया में किसी के पास बुलेट नहीं थे। जयसिंह ने अष्ट धातु के लंबे लंबे 10 फुट लंबे 10 पाइप तैयार किए, वो अष्ट धातु के बने हुए थे। और हर पाइप के अंदर उन्होंने 100 किलो बारूद, 100 किलो छर्रे लोड करके एक मिनी मिसाइल की तरह उन्होंने बुलेट तैयार किए, 10 बुलेट तैयार किए। उसमें 100 किलो बारूद तो इसमें लोड किया और एक बुलेट इसमें लगा। चलाने से पहले पूरा किला और आमेर खाली करवा दिया, क्योंकि इसका साउंड इतना था कि आसपास के लोग बहरे हो सकते थे, बिल्कुल नजदीक वाले लोग मर भी सकते थे। इसलिए पूरा किला खाली किया जयसिंह ने, आमेर खाली किया। और सिर्फ 5 लोगों को ये जिम्मेदारी दी इसके चलाने के लिए। 5 लोगों में एक उनका जयसिंह का कमांडर था, गुलाब सिंह चौहान, जो उनका काफी विश्वासप्रद था। उनके साथ 4 आदमी और थे। उन्होंने चलाने से पहले अपने आप को सेव करने के लिए पहले फ्यूज बनाया, बत्ती बनाई 200 मीटर लंबी, तोप से लेकर दीवार के पीछे पानी का पौंड है वहां तक, ताकि चला के वो पानी के पौंड में जंप कर सके। 200 मीटर लंबा फ्यूज लगाया। अपने आप को बचाने के लिए कानों में रुई भरी, सर पे कपड़े बांधे, मुल्तानी मिट्टी का लेप किया पूरी बॉडी के ऊपर, ताकि हीट का असर नहीं हो, क्योंकि 100 किलो बारूद अगर चलती है तो काफी दूर तक जलन होती है, हीट होता है। वहां से फायर किया, कुछ देर इंतजार किया और उसके बाद में एक एक करके पानी में छलांग लगा दी उन लोगों ने।
5 में से 4 आदमी जो सैनिक थे वो छलांग लगा के पानी में सेफ हो चुके थे, लेकिन गुलाब सिंह चौहान जो ही थोड़ा आगे बढ़ा, हवा की जो रफ्तार थी, हवा का जो रुख था वो अपोजिट साइड में था, बत्ती की तरफ था, तो उसने समय से पहले आग पकड़ने से गुलाब सिंह चौहान कूदने से कुछ सेकंड पहले लेट हो गया, कुछ सेकंड पहले फार हो गई, तो ऑन द स्पॉट गुलाब सिंह चौहान की वहीं पे शहादत हो गई थी, उनका बलिदान हो गया था। आज भी जहाँ पे उनका बलिदान हुआ उनके सम्मान के लिए वहां पे छोटा सा मंदिर लगा के उनको सम्मान में अगरबत्ती लगाते हैं। तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके इसका ब्लड लैंड हुआ था, 35 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस। अच्छा। और 35 किलोमीटर चाकसू है, बाई रोड यहाँ से 65 किलोमीटर है और बाई एरियल डिस्टेंस 35 किलोमीटर। जमीन से टकरा के जब वो ब्लास्ट हुआ, एक ही फायर में उसने इतना बड़ा पॉइंट बना दिया वहां पे कि बारिश के आसपास का पानी इकट्ठा हुआ बरसात में, तो वहां पे काफी बड़ा तालाब बन गया, काफी बड़ी झील है जो आज भी झील है वहां पे, यानी जैसे कोई न्यूक्लियर फटाओ। उसके बाद ब्लास्ट होते ही औरंगजेब को पता लगा, औरंगजेब इतना बौखला गया, उसने आदेश कर दिया, उसको दिन उदय होने का इंतजार नहीं किया और सेना रवाना कर दिया आमेर पे अटैक करने के लिए, और जय सिंह को जिंदा या मुर्दा पेश करने का आदेश उसने कर दिया था। रात भर सेना चली, सुबह फतेहपुर सीकरी तक पहुंची, दिन में उसका पड़ाव वहां पे था, लेकिन जो उसके गुप्तचर थे मुगलों के, वो फतेहपुर सीकरी जाके उन सेना को वहीं पे रोक दिया और कमांडर को बोला कि तुम आमेर पे अटैक करने जीतने के लिए जा रहे हो, उनको मारने के लिए, लेकिन उनके पास इतने खतरनाक तोपे, इतने खतरनाक हथियार है कि आमेर की सीमा को टच करना भी आपके लिए सपना ही रह जाएगा। अच्छा। उसके बाद कमांडर ने वहीं पर अपना सेना का पड़ाव रखा, औरंगजेब तक ये समाचार पहुंचाया, औरंगजेब फतेहपुर सीकरी आया, दोनों में आपस में बात होती है कि जय सिंह को लड़के तो हम जीत नहीं सकते, क्यों नहीं उसको आगरा बुला के और अरेस्ट करके बदले में तोपे मांग ले। इसलिए जय सिंह, औरंगजेब ने लेटर लिखा था कि जय सिंह हमारी ताकत, आपकी ताकत से हम काफी खुश है और आपकी ताकत के अकॉर्डिंग हम हिंदुस्तान का बड़ा सूबा आपके नाम करना चाहते हैं, पूरा बंगाल सूबा, पूरा उड़ीसा, पूरा पंजाब सूबा आपके नाम करना चाहते हैं, बशर्ते आप आगरा हो, हमसे गले मिलाओ, आपको हम सीने से लगाना चाहते हैं। लेकिन जय सिंह उसके लेटर से वहां पे नहीं गया, उल्टा जय सिंह ने 1 महीने का टाइम और लिया, 1 महीने में और ज्यादा तैयारी की, और तैयारी करने के बाद 1 महीने बाद जो लेटर लिखा, आज तक वो लेटर हमारे इतिहास में नहीं आने दिया उसको। उस लेटर में जय सिंह ने साफ लिखा था औरंगजेब को, 3 दिन की हिदायत दी थी, उसमें लिखा था, ए औरंगजेब मैं तुझे 3 दिन का टाइम देता हूं, 3 दिन में तुझे वो तीनों शाही फरमान वापस करने पड़ेंगे, गजवा हिंद, जजिया टैक्स और धार्मिक स्थल तोड़ने का अभियान रोकना पड़ेगा, नहीं तो चौथा दिन मेरा दिल्ली आगरा ही नहीं लाहौर भी दूर नहीं, वहीं जा कुचल दूंगा। अच्छा। औरंगजेब को लेटर पहुंचते ही औरंगजेब बौखला गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं आमेर पे अटैक करने की, और दिन में 10 बजे सुबह सभा लगाने वाला औरंगजेब सुबह 6 बजे सभा में पहुंच जाता है, और उसने 3 घंटे के अंदर तीनों शाही फरमान वापस किए, मात्र 3 घंटे में, और 3 घंटे में तीनों शाही फरमान वापस करने के बाद फिर जय सिंह को लेटर लिखा कि जय सिंह, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे तीनों शर्त मान लिए, आज के बाद मैं किसी पर जजिया टैक्स नहीं लगाऊंगा, गजवा हिंद नहीं रखूंगा और किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ूंगा, ये तीनों शर्त मैंने मान लिए। और मुझे आज वो बात याद आ रही है जो मेरे दादा बाबर ने लिखा था, जब हिंदुस्तान की सर जमीन से जब वो रुखसत हुए, यानी यहां से जब विदा ली, तो उन्होंने ये लिख के गए थे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर अगर तुम्हें रहना है तो यहाँ पे 3 खतरनाक कौम है, सिख, मराठा और राजपूत, इनसे कभी पंगा मत लेना। आज वो बात, मेरे दादा बाबर की बात मुझे याद आ रही है, अगर हम आपसे पंगा नहीं लेते तो शायद आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। और ये मैं मानता हूं, मैं अपने आप को शेर हिंदुस्तान समझता था, लेकिन अब पता लगा कि कोई हिंदुस्तान का सवा शेर है, और जय सिंह वो तुम हो। ये सवा शेर हिंदुस्तान का टाइटल और दिया, सवा शेर हिंदुस्तान का टाइटल मिलने के बाद ही ये लोग नाम से पहले सवाई लगाते हैं, सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह, सवाई मान सिंह और सवा झंडा। जब किंग जयपुर में होते हैं तो ये जयगढ़ फोर्ट पर सिटी प्लस जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है, सब जगह सवा फ्लैग लगता है, एक बड़ा, उसके ऊपर एक क्वार्टर लगता है। इसका ये रीजन है कि लोग बोलते हैं जय सिंह को तो औरंगजेब ने टाइटल इसलिए दिया था कि वो उसने जय सिंह के हाथ पकड़े और उसने कहा कि आपने दोनों हाथ पकड़े, आप तो हमारे रक्षक बन गए, इसलिए सवाई का टाइटल दिया। ऐसे हाथ पकड़ने से कोई सवाई का टाइटल देता है? औरंगजेब जैसा कट्टर आदमी किसी दूसरे रिलीजन के आदमी को सवाई का टाइटल अपने आप से सवा मान सकता है? ये हो ही नहीं सकता। ये क्योंकि उन लोगों को महान दिखाना था, उनको औरंगजेब को महान दिखाना था, इनको अकबर को महान दिखाना था। इसलिए जो हमारे साहित्यकार थे, हमारी जो पहले सरकारें थी, उन्होंने जो इतिहास बनाया उनमें इनको महान बना के, झूठी बात को घर के झूठी बात बना के इनको महान दिखाने के लिए ये कहानियां जोड़ दी उन्होंने। बाकी हकीकत ये थी कि जय सिंह की ताकत से भयभीत होके औरंगजेब ने सवाई का टाइटल जय सिंह को दिया था। उसके बाद जय सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया। जय सिंह ने पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण किया कि वास्तव में किसी को सताया तो नहीं जा रहा है, कोई मंदिर तो नहीं तोड़ा जा रहा है। वो सब तरह से आश्वस्त होने के बाद ही जय सिंह ने सवाई का टाइटल एक्सेप्ट किया था, सवा शेर हिंदुस्तान का। यह साफ उदाहरण है, किसी मुगल के तो सवाई का टाइटल नहीं है, जय सिंह ही सवाई क्यों था।
लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान पे 200 साल तक मुगलों ने शासन किया, तो 200 साल में मुगलों ने शासन किया, उनके पास तोपें थी। दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयसिंह के पास कैसी थी? ताकतवर वो थी या ये थे? अच्छा, ये तोप जब बनी थी तब दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। इससे लेके आज तक इससे बड़ी तोप दुनिया में कोई नहीं बना सका। ये साइड में वो लोग टीन से सब बाद में बने। वो पहला और लास्ट फायर था। उसके बाद तो किसी भी दुश्मन ने जयपुर और आमेर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत ही नहीं की है। इसी वजह से ये लोग 11 से लेके, ये किला जो है 11 सेंचुरी लेके 21 सेंचुरी तक एक ही डायनेस्टी के अंदर रहा है। ये किसी मुगलों की मेहरबानी से नहीं रहा है। अच्छा, अगर ये तोप नहीं होती तो शायद ना हिंदुस्तान होता ना सनातन होता। अभी भी इस तोप की पूजा करने के जयपुर राज परिवार के कछवा वंश के जो राजपूत राजा है, जो सिटी प्लेस के अंदर रहते हैं, राजघराना, वहां के लोग जो राजा की पदवियों पे होते हैं यहाँ पे आते हैं और इसकी पूजा होती है। दशहरे के दिन इसके शस्त्र पूजन किया जाता है, इसकी पूजा होती है। इसके आगे वाले पहिए की जो हाइट है वो 9 फीट है। 9 फीट के हमारे रूम होते हैं, इसके पहिए की हाइट है 9 फीट। पीछे वाले पहिए 4.5 फीट ऊंचे हैं। बैरल इसकी 20 फीट लंबी है, जो 8 धातु की है। इसमें सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जस्ता, तांबा, निकिल, क्रोमियम है। इसमें कभी जंग नहीं आता। लगातार चलने के बाद जो कम गर्म हो इसलिए धातु की बनाई थी। बाकी पार्ट सारे लोहे के, जिसपे पेंट किया जाता है। जब पेंट नहीं होता था उस समय सरसों का तेल लगाया जाता ताकि जंग नहीं पकड़े, रस नहीं पकड़े। और ये टीन शेड और साइड वॉल बाद में बने। अभी भी इस तोप की पूजा होती है। आप पूजा के निशान देख सकते हैं, यहाँ पे साफ पूजा के निशान है। हर दशहरे पे, अभी दशहरा 5 दिन पहले दशहरा गया, नवरात्रा के जस्ट बाद में, तो इसकी पूजा हुई थी। पूजा के साफ निशान दिखाई दे रहे हैं। और तोप को जो फायर किया था, तोप की आवाज इतनी भयानक थी कि फोर्ट के आसपास का लोग भी बहरा हो सकता है। इसलिए पूरा किला और आमेर खाली करके फिर इसको फायर किया था। मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ 5 लोग किले के अंदर थे। तोप को लोड करने के बाद लंबा फ्यूज लगाया, बत्ती बनाई। तोप से लेके जो पेड़ के आगे झंडा लगा वहां तक लंबा फ्यूज था। वहां पे 5 लोग खड़े हुए थे। गुलाब सिंह चौहान प्लस जो कमांडर था प्लस 4 सैनिक थे। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, आवाज से बचने के लिए कानों में रुई भरी थी, सर पे कपड़े बांधे, मुल्तानी मिट्टी का लेप किया। दीवार के पास में खड़े थे। जैसे ही बत्ती जलती हुई नजदीक पहुंची तोप के, एक एक करके भाग के पानी में छलांग लगा दी। पानी में पूरी तरह से कूद चुके थे, वो तो बच गए, लेकिन एक आदमी जो कमांडर था गुलाब सिंह चौहान, वो दीवार से काफी आगे तक भी आ गया। और जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना है, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। हम राजाओं के बारे में, कमांडर के बारे में काफी बात करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ईंट के पत्थर है, जो नींव के पत्थर है, वो लोगों को बलिदान दे दिया, लेकिन उनके बलिदान का पता ही नहीं हमें। उनमें से एक थे गुलाब सिंह चौहान जिनकी पूरी जिम्मेदारी थी तोपें बनाने की, औरंगजेब के खिलाफ रणनीति बनाने की। वही गुलाब सिंह चौहान यहाँ पे तोप को फायर करने के लिए करके होने के बाद जैसे ही आगे बढ़े, अपने 4 सैनिकों को पहले पानी में कूदने का आदेश किया। चारों कूदने के बाद यहाँ पे उनको उतनी दूर से, दीवार से लेके यहाँ तक चल के आ गए थे, लेकिन यहाँ पे आते आते तो फायर हो गई थी। समय से पहले फायर हो गई, क्योंकि हवा का रुख बत्ती की तरफ था। उसने जल्दी आग पकड़ ली, हवा के बारूद की गंध थी। और यहाँ पे ऑन द स्पॉट बलिदान हो गए थे गुलाब सिंह चौहान। जहां पे वो बलिदान हुए उसी जगह एक छोटा सा एक टेम्पल बना के उनकी स्मृति में, आज भी उनके सम्मान में यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, उनके नाम से, गुलाब सिंह बाबा के नाम से यहाँ पे रोज अगरबत्ती लगती है। आज भी उनके बलिदान, उनके शहादत को याद किया जाता है। यहाँ पे वो बलिदान हुए थे देश और धर्म की सुरक्षा करते हुए। और देखिए फोर्ट के अंदर जो बारूद स्टोर करने के गोदाम थे, जो गोले स्टोर करने के गोदाम थे, वो देखिए बगल में है। उसमें से एक गोदाम ये है, करीब जमीन लेवल से 5 फुट गहरा है, अभी खाली पड़ा है ये। और ये गोदाम है। अंदर से इसको देखोगे आप, घुमा के देखो, काले काली छत बनी हुई है, काफी बारूद की वजह से ये काली छत है। और ये बारूद का गोदाम था, बारूद के गोले के। इस तरह के कई गोदाम है किले के अंदर। दीवार के पास में कई गोदाम बना रखे हैं ताकि लड़ाई के टाइम में जल्दी से जल्दी सप्लाई हो सके। अगर बारूद के गोदाम नजदीक हो तो जल्दी सप्लाई हो जाएगा। ये भी गोडाउन है। इसके पास में साइड में एक गेट ये दिख रहा है, ये भी गोडाउन है। 3 सामने वो गेट दिख रहे, उस साइड में वो भी गोडाउन है। इधर जो है वो सामने गेट रहा रेड वाला, उसके राइट साइड में येलो बिल्डिंग दिख रही है, वो भी गोडाउन है। कोने में गोल बुर्ज दिख रही है, उसके बगल में गेट है, छोटा सा गेट है, एक छोटा रूम है, वो भी गोडाउन है। यानी एक्चुअल कहने का मतलब यही, किला था, महल नहीं था। इसमें पूरी तरह पानी, खाना, गोला बारूद और खजाने का स्टोर रखते थे जयगढ़ में। ये एक्चुअल किला था, ये महल नहीं था, किला था, दुर्ग था। और दुर्ग 3 तरह के होते हैं, उसमें ये गिरि दुर्ग था। दुर्ग जहाँ पे, एक संस्कृत का वर्ड है दुर्ग, जहाँ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो, दुर्गम हो, इनकी कैटेगरी होती है 3 तरह की। दुर्ग, किला जो वर्ड है ना, ये पर्शियन वर्ड है, उर्दू का वर्ड है। किला मतलब होता है मोर्चाबंदी, जो मुगलों के पास होते थे। और हिंदू राजाओं जो होते थे वो दुर्ग होते थे, जहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो, बड़े दुर्गम पहाड़ियों के बीच में हो। 3 तरह के दुर्ग होते हैं, एक तो गिरि दुर्ग,
जो गिरी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, जंगलों के बीच में जहाँ पे खूंखार जंगली जानवर होते थे और दुश्मन का पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, बहुत दुर्गम रास्ता था। दूसरा होता है मरुदुर्ग, जो मरुस्थल के बीच में दूर दूर तक इसके मरुस्थल होता है, दुश्मन की सेना प्यास से मरते ही मर जाती थी, जैसे जैसलमेर का दुर्ग है। और एक होता है जल दुर्ग, जो पानी के बीच में होता है, चारों तरफ पानी होता है ताकि दुश्मन वहां पहुंच नहीं सके। इसलिए दुर्ग की 3 कैटेगरी होती है, 3 तरह के होते हैं, गिरी दुर्ग, मरुद दुर्ग और जल दुर्ग। ये गिरी दुर्ग था और ये बारूद के गोदाम था।